हेलो एवरीवन, मैं जैनेंद्र कुमार मुस्कान स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के विज्ञान के 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के लिए अति ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। कहता है, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। वैद्युत प्रतिरोधकता जो है वह चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसे रो से सूचित किया जाता है। रो बराबर RA/L होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। शक्ति को P से सूचित किया जाता है। P बराबर W/T। W मतलब वर्क और T मतलब समय। वर्क मतलब काम, काम का ऐसा मात्रक होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। और जूल प्रति सेकेंड को वाट कहते हैं। वाट कहते हैं, जिसे W से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 × 10⁶ जूल होता है। एक यूनिट को ही एक BOT कहते हैं। BOT का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। हिंदी में कह सकते हैं ऊर्जा का व्यावहारिक या व्यावसायिक या व्यवहारिक मात्रक। यह ऊर्जा का मात्रक तो है ही। ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है, जो एक यूनिट कहलाता है, जिसे BOT कहते हैं। इसका वैल्यू होता है 3.6 × 10⁶ जूल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ये सत्य बात है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलता है। सही बात है। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है। ये भी सही बात है। यदि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त हो जाती है, जो असंभव है। ऑप्शन नंबर 4, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ नियम में मध्यमा जो है वह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम में फ्लेमिंग महोदय ने अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठा को परस्पर लंबवत फैलाया, तो मध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगुष्ठा, जिसे अंगूठा कहते हैं, वह चालक पर लगने वाला बल को दर्शाता है। इस नियम पर यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम पर विद्युत मोटर कार्य करता है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा होती है। तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाला है कि यह जो चुंबक है, मैग्नेट है, जिसका उत्तरी ध्रुव है या यह दक्षिणी ध्रुव है। चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वह उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। उत्तर से निकल करके, नॉर्थ पोल से निकल करके और दक्षिणी ध्रुव में इंटर करता है। दक्षिणी ध्रुव में इंटर करता है। उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में इंटर करता है, लेकिन अंदर दक्षिणी ध्रुव से निकल करके उत्तरी ध्रुव में जाता है। दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव में जाता है। क्वेश्चन कहता है कि चुंबक में जो चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा वह किस डायरेक्शन में होगा? तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होगा। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यूरेनियम जो है वह नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है। परमाणु भार या द्रव्यमान 235 होता है। 235 होता है, जो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत होता है। जब 92 यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन से बमबारी कराया जाता है तो बेरियम और क्रिप्टन का निर्माण होता है और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है एवं साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन निकलता है। यह रिएक्शन को चेन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, श्रृंखलन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? तो वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर जो है वह फ्रांस देश से संबंधित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिमाण तो होता ही है और दिशा भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा
यानी चुंबकीय क्षेत्र जिसको B से सूचित किया जाता है, यह एक सदिश राशि है और सदिश राशि वे राशियाँ होती है जिनमें परिमाण तो होगा ही होगा और दिशा भी होगा, तो इस तरह की राशि को सदिश राशि कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम जो है वह 2 प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम, सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। तारों के टिमटिमाने का कारण होता है, तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं या बाल्टी में रखा हुआ पानी का तल उठा प्रतीत होता है या मछलियाँ जल से उठा हुआ प्रतीत होता है। यह घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अमीटर का प्रतिरोध होता है। अमीटर जो है वह विद्युत धारा को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है जिसका संकेत इस तरह से होता है। अमीटर जो है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसका प्रतिरोध जितना कम होगा उतना ही अच्छा होता है। इसलिए कहा जाता है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होगा तो और बढ़िया। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौना में सूखा सेल का प्रयोग होता है। सूखा सेल वे सेल होते हैं जो एक बार डिस्चार्ज होने पर पुनः चार्ज नहीं होता है और यह प्राथमिक सेल का उदाहरण है। प्राथमिक सेल का उदाहरण है। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल कनेक्टेड इन सीरीज इज कॉल्ड बैटरी। अगला क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। W बराबर एफ एस कोस थीटा। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो W बराबर एफ एस होता है। एफ बराबर किया गया कार्य एफ बराबर लगने वाले बल, एस बराबर वस्तु की दिशा में बल की दिशा में विस्थापन, W बराबर वर्क डन मतलब किया गया कार्य, इसका मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। कार्य का मात्रक एसआई मात्रक जूल होता है जबकि सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध है तो एफ बराबर r/2 होता है। एफ बराबर r/2 होता है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ किए हैं एग्जाम में और यह मैट्रिक एग्जाम के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, कभी कभी 5 नंबर में भी दे देता है। एफ बराबर r/2 मतलब जो फोकस दूरी होगा दर्पण का वह वक्रता त्रिज्या की आधी होता है। निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो यहाँ पे दिख रहा ऑप्शन नंबर 4 हीरा, जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42, 2.42 हीरा का अपवर्तनांक है। हवा का अपवर्तनांक करीब करीब 1 होता है, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, 1.33 होता है। यहाँ सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। कांच का अपवर्तनांक लगभग 1.5 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा जो है वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना को दिखाता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना को दिखाता है। हीरा अधातु होते हुए भी दुनिया का सबसे महंगा एवं चमकीला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी या अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। यदि अधिकतम दूरी रहे क्वेश्चन में तो अधिकतम दूरी की कोई सीमा नहीं होती है, यानी अनंत हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण मतलब रंग होता है किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात मतलब बाद सबसे कम झुकता है? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं जिसे विबजियोर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होने के कारण यह सबसे कम झुकता है। यहाँ पे रेड हो गया और सबसे नीचे वायलेट मतलब बैगनी हो गया। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य 75 एंगस्ट्रॉम होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। वैसा प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य 75 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है दृश्य प्रकाश कहलाता है और 75 एंगस्ट्रॉम से तरंगदैर्घ्य अधिक होने पर अवरक्त प्रकाश कहलाता है, जबकि जो ऊष्मीय प्रभाव के नाम से जाना जाता है और 4000 एंगस्ट्रॉम से नीचे प्रकाश होगा तरंगदैर्घ्य होगा उसको परावैंगनी प्रकाश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग से संशोधित किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस का प्रयोग से सुधारा जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी लेंस कहा जाता है। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो नाइक्रोम में निकेल, क्रोमियम एवं लोहा होता है। निकेल प्लस क्रोमियम प्लस लोहा
होती है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है निकेल, क्रोमियम एवं लोहा का, जिसका उपयोग विद्युत हीटर के तार बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होता है। प्रोटॉन धन आवेशित कण है, न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित कण है, जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? तो जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। V बराबर W/Q फार्मूला होता है। W मतलब हो गया जाकर के कार्य और Q मतलब हो गया आवेश। कार्य का मतलब जूल, आवेश का मतलब कूलम। जूल प्रति कूलम को ही वोल्ट कहा जाता है। विभवांतर का SI मात्रक होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यहाँ पे पॉइंट A और पॉइंट B हो गया, जिसका वोल्टेज VA और जिसका वोल्टेज VB मान लें, तो डेल्टा V मतलब विभवांतर बराबर VA माइनस VB होता है। यदि दोनों बिंदुओं का विभव बराबर हो तो यह समविभवी तल होगा और समविभवी तल में किया गया कार्य 0 जूल होता है। अगला क्वेश्चन कहता है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है। वोल्टमीटर कहा जाता है। ऑप्शन डी, वोल्टमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। ऊर्जा W बराबर Fs न्यूटन और S हो गया विस्थापन, जिसका मात्रक हो जाएगा मीटर, न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है। जो कार्य का SI मात्रक है, अर्घ कार्य का CGS मात्रक है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। अगला क्वेश्चन समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है, सीधा होता है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब लेफ्ट साइड का प्रतिबिंब राइट साइड में बनेगा और राइट साइड का प्रतिबिंब लेफ्ट साइड में बनेगा। समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में करते हैं। पेरिस्कोप क्या होता है? तो पेरिस्कोप एक यंत्र है जो अप्रत्यक्ष वस्तुओं को देखने में मदद करता है। पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण होता है जो 45 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है। जिप्सम CaSO4 × 2H2O को 120 डिग्री सेंटीग्रेड या 393 केल्विन ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। CaSO4 × 12H2O, जिसका उपयोग टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने में, प्लास्टर करने में, दीवार में छेद को बंद करने में किया जाता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन एक अधातु है जो वर्ग 17 के ग्रुप के तत्व है और यह हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व कहलाता है और इसका परमाणु संख्या 17 होता है। सामान्यतः इथेनॉल, जिसको इथाइल अल्कोहल कहा जाता है, जिसका आणविक सूत्र C2H5OH होता है, जिसका आणविक सूत्र C2H5OH होता है, यह इथाइल अल्कोहल है। इसे इथेनॉल भी कहा जाता है और इसे अल्कोहल भी कहा जाता है। इसका क्रियाशील मूलक OH- होगा, जिसके अंत में अल जुड़ता है। कली चूना का रासायनिक नाम क्या है? कली चूना को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसका अणुसूत्र, रासायनिक सूत्र CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब इसे पानी में डाला जाता है तो CaOH2 मतलब बुझा हुआ चूना और प्लस उष्मा निकलता है। चूँकि इस अभिक्रिया में उष्मा का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को एक्सोथर्मिक रिएक्शन माने उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा धातु प्राप्त होता है? कौन सा गैस प्राप्त होता है? तो वैद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर हाइड्रोजन प्राप्त होता है। जल के जब वैद्युत अपघटन करेंगे, जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो H+ और O- हो जाएगा, तो H+ कैथोड पर प्राप्त होगा और O एनोड पर प्राप्त होगा। शुद्ध धातु कैथोड पर प्राप्त होता है Cm। शुद्ध मेटल जो है वह शुद्ध मेटल कैथोड पर प्राप्त होता है, वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं या मीठा सोडा कहते हैं, जिसका फार्मूला NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। Na2CO3 × 10H2, यह जो है वह धोवन सोडा का फार्मूला है। CaOHL2 बुझा हुआ चूना का फार्मूला है। CaCO3
यह कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, खरिया, मार्बल या संगमरमर का फॉर्मूला है। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा वह अम्ल होगा। अम्ल जो है वह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा। क्योंकि इस अभिक्रिया में उदासीन पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और बने मटेरियल का पीएच मान 7 होगा। जैसे सोडियम जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है, जो एक उदासीन लवण है जिसका पीएच मान 7 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला होता है MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे मैग्नीशियम का दूध कहा जाता है, जिसका पीएच मान 10.5 होता है, 10.5 होता है। और यह एक क्षारीय लवण है, यह एक क्षारीय पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ है। निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? तो आयोडीन, जिसका आणविक सूत्र I2 होता है, वर्ग 17 के तत्व है और यह हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व है, हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला है और इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से घेंघान रोग होता है, मैक्सीडिमा रोग होता है आयोडीन की कमी से। निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक क्रियाशील है? अत्यधिक क्रियाशील निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? कहता है कि सोडियम जो है अत्यधिक क्रियाशील धातु है और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। यह हल्का धातु होता है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन एक अधातु है। प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा 20.99% होता है, जिसे करीब करीब 21% मान लेते हैं। ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है, कार्बनिक यौगिक हुआ है, जिसका प्रकार्यात्मक समूह होता है। तो ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन से बन गया ब्यूटेनॉन, यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह कीटोन है, CO ओन। इसका प्रत्यय होता है ओन, कीटोन, तो हो गया ब्यूटेनॉन। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाया जाता है? तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रकार है, लेकिन सिंगल बॉन्ड यह जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रकार है। और नाइट्रोजन को इस तरह लिखा जाता है, इसका बॉन्ड इस तरह से बनता है। नाइट्रोजन के 2 अणुओं के बीच, 2 परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। और 3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होता है, निर्माण होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। कार्बन की संख्या दुगुना से 2 अधिक रहेगा तो एल्कीन, और एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है, जबकि एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें आवर्त की संख्या 7 है तथा वर्ग की संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले द्वारा बनाया गया है, मोजले भी कहते हैं, मोसले लिखा था अंग्रेजी में, MOSLEY। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। और जो पहले वाला पीटी था, पीरियोडिक टेबल था, मेंडलीफ महोदय वाला, तो वो जो पीरियोडिक टेबल था वह तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया था, जिसमें कुछ विसंगतियां पाई गई, कुछ खामियां पाई गई, जिसे मोसले महोदय ने दूर किया। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह मतलब वर्ग होता है, ग्रुप होता है, परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का साइज जो है वह बढ़ेगा, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो है साइज मतलब आकार, त्रिज्या, व्यास सब के सब घटता है। ऊपर से नीचे आने पे आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा का मान घटता है, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु ब्रोमीन है। ब्रोमीन का संकेत Br होता है, परमाणु संख्या 35 होता है। यह वर्ग 17 का तत्व है, जिसे हैलोजन ग्रुप कहा जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एक तो है एस्टेंटिन। ब्रोमीन वर्ग 17 का तत्व है, हैलोजन ग्रुप के तत्व है, जो अधातु होते हुए भी कमरा का ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके जस्ट उल्टा एक ठो पारा है जिसका परमाणु संख्या 80 होता है, यह धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या से भी क्वेश्चन पूछ रहा है।
कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, कार्बन का संकेत C है, इसका संकेत 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। Pb मतलब लेड, S लिखा हुआ है सॉलिड है मतलब ठोस है, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड एक्वस है, जलीय विलयन है, दोनों रिएक्ट करता है आपस में तो लेड क्लोराइड और कॉपर बनाता है। उपयुक्त समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं कि Pb जो है वह कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अधिक क्रियाशील धातु जो है कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, तो इस तरह की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। जस्तीकरण, जिंक इसको हिंदी में कहते हैं जस्ता। लोहा को जिंक में डाल देने पर यह जस्तीकरण कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। और यह प्रक्रिया लोहा को जंग लगने से, कोरोजन संचारित होने से बचाने के लिए किया जाता है। जिंक का रंग धूसर होता है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया का फलस्वरूप निम्न से कौन सा गैस बनता है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा, अभिक्रिया देख लेते हैं। हाइड्रोजन निकलेगा जस्ता, Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl रिएक्शन करेगा तो बना देगा Zn क्लोराइड, जिंक क्लोराइड ZnCl2 और प्लस बच जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा क्योंकि गैस है इसलिए वायुमंडल में उड़ जाएगा। निम्न में से कौन अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर जो होगा वह सबसे अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन के अनुसार कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कॉपर के बाद आता है हाइड्रोजन, तांबा, मरकरी, चांदी, सोना। यह मरकरी का संकेत है जिसका परमाणु संख्या Hg 80 होता है। Ag सिल्वर का 47 होता है और Au है सोना, इसका 79 होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो यह कॉपर हो गया, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन अधातु है? तो कार्बन जो है वह अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। कैल्शियम की, अगला क्वेश्चन है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैल्शियम जो है एक धातु है जिसका परमाणु संख्या 20 होता है। परमाणु द्रव्यमान या भार होता है 40। यह हड्डी में पाया जाता है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है सिलिका क्या है? तो सिलिका जो है वह उपधातु है। सिलिका जो है उपधातु, ठीक है। सिलिकॉन उपधातु, सिलिका लिख दिया है, सिलिकॉन उपधातु है। सिलिका का फॉर्मूला SiO2 होता है, लेकिन सिलिकॉन का फॉर्मूला SI होता है, इसका परमाणु संख्या 14 होता है, जो उपधातु है। सिलिकॉन उपधातु है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन बंधन पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में जो है अभी निकाले हैं जस्ट पहले 3 सहसंयोजन बंधन पाए जाते हैं। 2 नाइट्रोजन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। सहसंयोजन अधातु और अधातु के बीच ही लगता है। अगला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर जिसको मार्बल कहते हैं, खड़िया कहते हैं, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? तो लाइपेज एंजाइम जो है वह इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। आया हुआ क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम जो है यह प्रोटीन होता है। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं को लाल जो है लोहा के यौगिक बनाते हैं। लाल रक्त कणिका जिसको RBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल, इसका जीवन काल 20 से 120 दिन तक। इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इथिलीन जो है यह फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। इथिलीन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। यह पादप हार्मोन होता है जो फल को पकाता है, इसीलिए इसे फल को पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन गैस के रूप में होता है जिसका फॉर्मूला C2H2 होता है। जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया होती है तो एसिटिलीन C2H2 का निर्माण होता है। इनमें से आगे वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी ही जैसी संतान को उत्पन्न करती है क्या कहलाता है? तो यह प्रक्रिया जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। अपने ही जैसी संतान का जन्म देने की प्रक्रिया जनन कहलाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें लैंगिक अंग भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाता है, तथा जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें लैंगिक अंग भाग नहीं लेते हैं अलैंगिक जनन कहलाता है। छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों में अलैंगिक जनन द्वारा ही जनन होता है। अगला है सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। तो सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब जो है वह 120 mmHg होता है। मनुष्य का ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो है स्थिति में 120/80 mmHg होता है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो भोजन का निर्माण किया जाता है
उस भोजन को फ्लोएम के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है, फ्लोएम के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्चे पदार्थ अनिवार्य होते हैं, 4 कच्चे पदार्थ अनिवार्य होते हैं। पहला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा H2 मतलब जल, और तीसरा हो गया सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश, सौर ऊर्जा, और चौथा हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, पर्णहरित हो जाएगा, पर्णहरित, जिसको अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पत्तियों का रंग हरा होता है, किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें ABC इत्यादि। क्लोरोफिल ए का सूत्र जो है वह C55 H72 O5 N4 Mg होता है, फॉर्मूला में Mg है, इसलिए कभी कभी पूछता है कि क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु पाया जाता है, तो ऑप्शन मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन कहता है कि उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। कलम द्वारा मतलब पौधा के किसी भाग को काट दीजिए और उगा दीजिए, उग जाने के बाद यह प्रक्रिया जो है कायिक प्रवर्धन कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है, इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। तो गुलाब जो है वह कायिक प्रवर्धन द्वारा लगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि गुलाब के पौधा को या फूल है जिसको काट करके लगा दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है, तो काला जार बीमारी जो है वह लिस्मानिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। निम्न एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है कि वैसा जीव जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, हम एक कोशिकीय जीव कहलाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पौधा है, द्विलिंगी पुष्प है, तो जिसमें नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं उसे द्विलिंगी कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं, इसे ही उभयलिंगी कहते हैं। तो गुलाब का पुष्प जो है यह द्विलिंगी है, जबकि पपीता जो है इसमें एक लिंगी ही होता है। मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, तो मानव में घ्राणग्राही जो है वह नाक में स्थित होता है, जो गंध की पहचान करता है, जिसका कार्य होता है गंध की पहचान करना। यह उठा हुआ भाग होता है नाक में अंदर की ओर। हमारे शरीर की सभी ऐसी क्रियाएं नियंत्रित होती है, तो हमारे शरीर की सभी ऐसी क्रियाएं जो है वह अनुमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। यह पीछे का मस्तिष्क का भाग होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो जंतुओं में वृद्धि हार्मोन जो है वह पीस ग्रंथि से स्रावित होता है। पीस ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पीस ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह पीस ग्रंथि को क्वेश्चन कहता है कि पीस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्यों, तो यह जो ग्रंथि है हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। मनुष्य के कपाल के स्फेनॉइड हड्डी के शलाटर्शिका में पाए जाने वाली ग्रंथि को पीस ग्रंथि कहते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी बोर्ड डाल देता है। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है वह मेंडल महोदय ने दिया। मेंडल ने मटर पौधा पर प्रयोग किया। मटर में 14 गुणसूत्र होते हैं। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होता है, पाइसम सटाइवम होता है। इन्होंने मटर के 7 विभिन्न लक्षणों पर प्रयोग करके पाया, और इन्होंने 3 गो नियम दिया, जो प्रभाविता का नियम, पृथकता का नियम और स्वतंत्र अपविभन का नियम के नाम से जाना जाता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो स्त्रियों में जो है एक ही प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, वह है XX, जबकि XY पुरुष में पाया जाता है। मनुष्य में मनुष्य में जो है X और Y जो है लिंग गुणसूत्र होता है, और मादा में जो है XX गुणसूत्र होता है, जबकि नर में X Y दोनों प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार पुत्र तथा संतान का निर्धारण के लिए माता क्या बोलते हैं, पिता का गुणसूत्र ही अनिवार्य होता है, निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा, जैव निम्नीकरणीय को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, वैसा पदार्थ जो नमी तथा वायु की उपस्थिति में सड़ गल जाता है उसे जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा, जो पदार्थ नमी तथा वायु की उपस्थिति में नहीं सड़ गलेगा उस तरह के पदार्थ को अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, जैसे DDT, प्लास्टिक, पॉलीथीन, थर्मोकोल। ऑप्शन में कहता है कि कौन जो है निम्नीकरण पदार्थ है, टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर जो है वह पानी में नमी की उपस्थिति में सड़ गल जाएगा आसानी से, लेकिन प्लास्टिक, पॉलीथीन, थर्मोकोल और एक तो है DDT का फुल फॉर्म आता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यह जो होता है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होता है। इसका उपयोग DDT का उपयोग जो है वह कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, कीटाणु को मारने में किया जाता है। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मंज में क्या होता है, देखिए युग्मक जो है अर्धगुणित होते हैं, लेकिन युग्मंज जो है द्विगुणित होते हैं। तो कहता है निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मंज में क्या होते हैं, तो युग्मंज में भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। अवशेषी अंग का उदाहरण क्या होता है, वैसा अंग जिसका कोई हमारे शरीर में कार्य नहीं होता है, तो उस तरह के अंग को, पार्ट्स को अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे कर्णपल्लव की पेशियाँ, पुच्छ कशेरुकाएँ जो अभी हम लोग में नहीं है, निषेचक पटल, ये सभी के सभी जो है वह अवशेषी अंग के उदाहरण है। अक्ल का दांत हो जाएगा, मनुष्य में अपेंडिक्स हो जाता है।
एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है द्वितीय पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो अभी बताया है क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जक होता है, वृक्क को उत्सर्जक कहते हैं, जबकि नेफ्रॉन को उत्सर्जन तंत्र की इकाई कहते हैं। मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होते हैं जो कशेरुकदंड के दोनों तरफ एक एक की संख्या में पाया जाता है, और प्रत्येक वृक्क में 10 लाख की संख्या में नेफ्रॉन पाया जाता है, जिसे उत्सर्जन तंत्र की इकाई कहते हैं। इसमें यूनुमा संरचना होता है, जिसे हेनले लूप कहते हैं, और इसमें कपनुमा संरचना होता है, जिसे विमेन संपुट कहते हैं। विमेन संपुट में अविवाहित धमनी का प्रवेश करता है और जलेबी जैसे संरचना का निर्माण करता है, जिसे ग्लेमेरुलस कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो कॉकरोच में जो है वह खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उसके बाद कहता है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो इंसुलिन की कमी से जो है वह मधुमेह रोग होता है। इसमें रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है और यह शर्करा मूत्र में देखा जाता है, जो कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए रोगी को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तो इंडोडर्म के द्वारा होता है, इंडोडर्म। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से, लेकिन नेफ्रॉन जो है यह वृक्क में ही पाया जाता है 10 लाख की संख्या में, लेकिन इसे उत्सर्जन तंत्र की इकाई कहा जाता है। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में जो है किण्वन क्रिया होती है, फर्मेंटेशन कहते हैं, फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन क्रिया होती है। मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन जो है वह फॉलोपियन ट्यूब में होता है, जिसको फैलोपियन नली कहते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।